वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया है 2020 वाला। अब करते हैं 2021 की तैयारी। पिछले लास्ट टाइम जब 2019 का कंप्लीट हुआ था तो एक साल का टाइम था, पूरा एक साल तैयारी कराई थी, लेकिन अब तो समय काफ़ी कम है। अगर आज से लगाया जाए पूरा तो 262 दिन शेष हैं केवल, और 263वें दिन 2021 का प्रीलिम्स है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं आज से ही। यह है टेस्ट नंबर 1, इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के होंगे। उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है वो बना दिया जाएगा, बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा 2021 के लिए भी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। चिकित्सा का नोबल हाल ही में देने की घोषणा कर दी गई है 2020 का। उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह हेपेटाइटिस वी वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। रक्त जनित हेपेटाइटिस विश्व भर के लोगों में सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनता है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। सोचिए, 3-4 सेकंड का टाइम है। देखिए, पहली बात तो जो चिकित्सा का नोबल देने की घोषणा की गई है 2020 में, अभी हाल ही में, वो हेपेटाइटिस सी के लिए की गई है। हेपेटाइटिस सी के लिए, बी के लिए नहीं। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। हाँ, ये सही है कि तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया है, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है कि तीनों के तीनों वैज्ञानिक अमेरिका के नहीं हैं। इसमें 2 अमेरिकन हैं और 1 है ब्रिटिश वैज्ञानिक। वो जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि रक्त जनित हेपेटाइटिस विश्व भर के लोगों में सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनता है, ये करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। तो देखिए, साल 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार, पहला नाम आ जाता है हर्वे जे अल्टर, दूसरा नाम है माइकल ह्यूटन और तीसरा नाम है चार्ल्स एम राइस। फिर से सुन लीजिएगा, हर्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से दिया गया चिकित्सा का नोबल 2020। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। ठीक है, हर्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस ये अमेरिकन हैं दोनों, और जो माइकल ह्यूटन हैं वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी कट गया। नोबेल पुरस्कार समिति के अनुसार रक्त जनित हेपेटाइटिस विश्व भर के लोगों में सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनता है। इसके खिलाफ लड़ाई में इन तीनों ने निर्णायक योगदान दिया है, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो तीनों के तीनों वैज्ञानिक हैं ये, हर्वे जे अल्टर, माइकल और चार्ल्स एम राइस। ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। याद रखना है आपको, बी नहीं है, हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत और तीसरा वाला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। इनका नाम याद रख लेना, माइकल ह्यूटन, हर्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ हाथी रिजर्व हैं? वायनाड, नीलाम्बुर, वैतरणी, मयूरभंज। बताइए। हाथी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था एक, मतलब हाथी से रिलेटेड पूछा गया था प्रश्न। इंपॉर्टेंट था या नहीं था? पूछ लिया तो इम्पोर्टेंट ही हो गया यूपीएससी के लिए। और एक स्टेटमेंट था सबसे लास्ट में उसमें कि केरल में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या है। तो केरल में नहीं है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी हैं, लगभग 6000। केरल फॉलो करता है कर्नाटक को, मतलब उसके बाद है। ठीक है, तो गलत था वो स्टेटमेंट। यहाँ मयूरभंज उड़ीसा में एक हाथी रिजर्व है, वैतरणी भी हाथी रिजर्व है, नीलाम्बुर हाथी रिजर्व है, वायनाड हाथी रिजर्व है। तो सारे के सारे करेक्ट होकर डी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी के संरक्षण के लिए संरक्षण क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया था, और इस योजना के कुछ उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं वो? हाथियों और उनके पर्यावास यानी वास का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावास का या वास का संरक्षण करना, मनुष्य पशु संघर्ष के मुद्दे को हल करना, बंदी हाथियों की देखभाल करना। देश के विभिन्न हाथी संरक्षण क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट देखिए कुछ, जैसे वायनाड हाथी रिजर्व केरल में है, नीलाम्बुर हाथी रिजर्व भी केरल में है, अन्नाईमुडी हाथी रिजर्व भी केरल में है, पेरियार हाथी रिजर्व भी केरल में है,
नीलगिरी हाथी रिजर्व तमिलनाडु में, कोयम्बटूर हाथी रिजर्व तमिलनाडु में, अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु और श्री विल्लीपुथुर हाथी रिजर्व तमिलनाडु। ये जो मयूरभंज हाथी है, मयूरभंज हाथी रिजर्व है, ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन था तो इसमें बता दिया कि कौन कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पॉलीग्राफ टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट इस अवधारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस समय उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं किसी सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं से अलग होती हैं। इस परीक्षण के दौरान व्यक्ति के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, स्पंदन, श्वसन, पसीने की ग्रंथि में परिवर्तन और रक्त प्रवाह को मापा जाता है। करेक्ट है या कोई इनकरेक्ट है इन दोनों में से? एक सच का सामना सीरियल आता था, उसमें अगर आपने देखा हो तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट उसमें होता था। तो करेक्ट है फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पॉलीग्राफ परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस स्थिति में उसका शारीरिक प्रतिक्रियाएं किसी सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं से अलग होती हैं। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इस प्रक्रिया के दौरान कार्डियोकफ सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे अत्याधुनिक उपकरण व्यक्ति के शरीर से जोड़े जाते हैं और इनके माध्यम से रक्तचाप, श्वसन, पसीने की ग्रंथियों में परिवर्तन और रक्त प्रवाह अवधि को मापा जाता है। साथ ही इस दौरान उससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इस विधि में वैज्ञानिक रूप से 100% सफलता दर जो है प्राप्त नहीं हो पाई है। अब अगर झूठ बोलेगा वो तो ब्लड प्रेशर हो गया उसका, श्वसन दर कम, धीरे, ज़्यादा, तेज़ी होगी या धीरे भी होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ से जो है पता लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा इस तरह के प्रश्नों को रखते यूपीएससी अधिकतर, देखा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नार्को टेस्ट के संबंध में इस बार विचार करना अगला प्रश्न है। नार्को टेस्ट में व्यक्ति को सोडियम पेंटाथोल जैसी दवाओं का इंजेक्शन दिया जाता है। जिस व्यक्ति पर यह परीक्षण किया जाता है उसकी काल्पनिक शक्ति तटस्थ अथवा बेअसर हो जाती है। बताइए, वो था पॉलीग्राफ, ये है नार्को टेस्ट। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सोडियम पेंटाथॉल जैसी दवाओं का इंजेक्शन इसमें दिया जाता है और जिस व्यक्ति पर यह परीक्षण किया जाता है उसकी कल्पना शक्ति तटस्थ अथवा बेअसर हो जाती है। सारे के सारे दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो देखिए, नार्को टेस्ट में व्यक्ति को सोडियम पेंटाथॉल दवाओं का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह व्यक्ति जो है कृत्रिम निंद्रावस्था या बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। इस दौरान जिस व्यक्ति पर यह परीक्षण किया जाता है उसकी काल्पनिक शक्ति जो है तटस्थ अथवा बेअसर हो जाती है और उससे सही सूचना प्राप्त करने या जानकारी के सही होने की उम्मीद की जाती है। हालांकि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट, ये दोनों के दोनों टेस्ट जो हैं, दोनों के दोनों टेस्ट, इन विधियों में वैज्ञानिक रूप से 100% सफलता प्राप्त नहीं हुई है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये विधियां विवादास्पद बनी हुई हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय असूचना एकक भारत यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, इसे संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण और प्रसार के लिए स्थापित किया गया था। यह एक स्वायत्त निकाय है जो सीधे प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। इतने सारे टेस्ट लगाए थे आपने, 571 इस तरह के प्रश्न। ये ब्लंडर मिस्टेक है ना दूसरे वाले स्टेटमेंट में, सीधे कैसे प्रधानमंत्री के पास और कोई काम नहीं है क्या? गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट केवल पहला सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वित्त असूचना एकक भारत यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को वित्त मंत्रालय के तहत नवंबर 2004 में संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण करने और प्रसार करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए, यह एक स्वायत्त निकाय, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट, जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ना कि भारत के प्रधानमंत्री को। तो इस तरह के स्टेटमेंट तो आप ऐसे करेक्ट कर ले जाओगे ना, इतनी प्रैक्टिस करके। हाँ भाई, ये कि गलत होगा, पढ़ते ही लग जाएगा गलत है, तो ए मारो इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। न्यू कैलेंडो
न्यू कैलेडोनिया के संबंध में विचार करना है। न्यूज़ में था यह हाल ही में। न्यू कैलेडोनिया यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीप है क्या? ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने इस द्वीप को यह नाम दिया था क्या? न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया है। पहला स्टेटमेंट सही है, दक्षिण प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीप समूह है, सही है ये। ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने इस द्वीप को यह नाम दिया था, ये वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो न्यू कैलेडोनिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीप समूह है और इसका नाम वर्ष 1974 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने स्कॉटलैंड के लैटिन नाम कैलेडोनिया के आधार पर न्यू कैलेडोनिया रखा था। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। वर्ष 1853 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने न्यू कैलेडोनिया को जीत लिया और कई दशकों तक इसका प्रयोग जेल कॉलोनी के रूप में वो करता रहा। वर्ष 1998 के नोमिया समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया में एक चरणबद्ध तरीके से स्थानीय स्वशासन की स्थापना और सत्ता हस्तांतरण हेतु रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा एक पद है गावी, किस क्षेत्र से संबंधित है गावी? क्या मंगल पर स्थित कोई रेगिस्तान है गावी, या कोविड-19 से निपटने के लिए कोई वैक्सीन है, या इसरो द्वारा विकसित की गई कोई रक्षा प्रणाली, या वैक्सीन के विकास एवं वितरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है गावी? तो वैक्सीन के विकास एवं वितरण से संबंधित एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है गावी। तो गावी का यहाँ कुछ मतलब है, देखिए गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, गावी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व के सबसे गरीब देशों में रह रहे बच्चों के लिए नए टीकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को साथ लाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, विश्व बैंक और विल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन जो है इसके मुख्य भागीदार हैं। देखिए अब पूछा क्यों गया है प्रश्न, क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। गावी द्वारा हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए फंडिंग प्रदान की गई है। तो गावी ने फंडिंग प्रदान की है पुणे में स्थित भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविड-19 की वैक्सीन बना रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोंगो सागर और जिमैक्स। पहला स्टेटमेंट है, भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है बोंगो सागर, और जिमैक्स जो है भारत बांग्लादेश, भारत जापान के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा स्टेटमेंट मतलब एक ही अभ्यास दो देशों के बीच कैसे हो सकता है? हो भी सकता है ट्रिप्लेक्स, ठीक है, लेकिन गलत है वो दूसरा स्टेटमेंट। जिमैक्स भारत जापान के बीच तो है लेकिन बांग्लादेश के बीच नहीं है। ठीक है, वैसे स्टेटमेंट ऊपर नीचे होने थे, ये यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है लेकिन गलत है ये। अगर इस तरह से भी आप देख लोगे इसको, जिमैक्स भारत और बांग्लादेश, भारत जापान के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय है, तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हैं। तो आपको याद रखना है क्या कि बोगो सागर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है और जो जिमैक्स है भारत और जापान के बीच है। ठीक है, तो इनकरेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों के दोनों असत्य हैं ये। देखिए भारत और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है बोगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन 3 दिसंबर 2020 से बंगाल की खाड़ी में शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य व्यापक समुद्री अभ्यास एवं संचालन के माध्यम से अंतर संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए। अब बात करें जिमैक्स की, तो 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य उत्तरी अरब सागर में भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, चौथा कब से कब तक? 26 से 28 दिसंबर 2020 के मध्य उत्तरी अरब सागर में, सॉरी सितंबर है, वो सितंबर है और इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए भी। अब देखिए यह नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना एवं जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विपक्षीय रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं इसलिए, क्योंकि ऊपर नीचे करेक्ट होगा तभी होगा, ये इंटरचेंज करोगे तो।
तो ये यहाँ आवश्यकता है नहीं इसकी। ठीक है, तो जिमैक्स हो गया भारत और जापान के बीच, और बोगो सागर हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच। जिमैक्स हो चुका है सितंबर में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और चल रहा है क्या, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहे पेट से और महेट से, क्या है ये? पेट से महेट से कोई क्षुद्रग्रह हैं क्या, कोई बैक्टीरिया है जो वायरस का भक्षण करता है, या प्लास्टिक को विघटित करने वाले एंजाइम है, या अंटार्कटिक महाद्वीप पर खोजी गई ना उड़ने वाले पक्षियों की प्रजाति? क्या है पेट से महेट से? ना ये पक्षी हैं, ना ये बैक्टीरिया हैं जो वायरस का भक्षण करते हैं, ना ही ये एस्टेरॉयड हैं। ये तो हैं एंजाइम जो प्लास्टिक को विघटित करते हैं। ए तो देखिए, पेट से एवं महेट से प्लास्टिक का विघटन करने वाले एंजाइम हैं जिनको आपस में मिलाकर एक सुपर एंजाइम का गठन किया गया है, जो अपने पूर्ववर्ती एंजाइमों की तुलना में 6 गुना तेज़ी से प्लास्टिक को विघटित कर सकता है। ठीक है, डिकम्पोज कर सकता है उसको। जहर है ना प्लास्टिक तो प्रकृति के लिए, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो और बर्बाद है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई डिब्बा आपने लिया अच्छा प्लास्टिक का, चलाओगे 5-6 महीने उसको, लेकिन सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक पॉलीथीन होती है जिस पर बैन किया गया हर स्टेट में, लेकिन फिर से चल रही है वो। ठीक है, तो यूज़ किया एक जगह इकट्ठी होगी कूड़े का ढेर, अगले दिन फिर यूज़ किया एक जगह इकट्ठी हुई कूड़े का ढेर। इस तरह से ही है प्रकृति के लिए जो है जहर है, जहर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं पूरी तरह से यानी 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। कोर ऑफ द कोर स्कीम केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए, कोर ऑफ द कोर स्कीम केंद्र प्रायोजित योजना का हिस्सा है, करेक्ट है स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना, ये भी सही है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी होती हैं। सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर करते हैं, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। जो केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं होती हैं ना, वो पूरी तरह से 100% केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं। तो पहले को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। तो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में। आपने देखा होगा पेपर अभी हाल ही में परसों का। तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी इंग्लिश में भी याद रखिए इनका नाम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इनको बोलते हैं, पूर्ण रूप से यानी 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं। जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कार्यान्वयन जो है, जो उसका वित्त है, उसकी व्यवस्था केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, जिसमें स्पॉन्सर्ड नाम आ गया, वो केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं, इसको याद रखना। कोर ऑफ द कोर स्कीम केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो 2021 की दौड़ में पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न, समय कम है, केवल 262 दिन बचे हैं, और 10 फरवरी को इसका फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे यूपीएससी सिविल सेवा के। तो पिछले साल की तरह 1 महीने का टाइम, 1 साल का टाइम नहीं है पिछले वर्ष की तरह, समय कम है। दिनों में काउंट करिएगा तो बहुत कम है, लिख लीजिए, हर दिन 1 दिन काटिए, लगेगा आपको काफ़ी कम है। तो प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। धन्यवाद।